हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अभी तक हम 17 लेक्चर यहाँ पर कवर कर चुके हैं। बहुत डिटेल में इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है। और आज जो हमारा ये लेक्चर होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे संसद की शक्तियाँ जो कार्यपालिका पर नियंत्रणकारी होती हैं, वो कितनी प्रभावशाली होती है, इस पर बात आज हम लोग करेंगे। तो ये जो आज वाला लेक्चर होगा, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और पीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन जो हमारा यूपीएससी का मेंस परीक्षा है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए, बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, संसद की जो नियंत्रणकारी शक्तियाँ होती हैं ना कार्यपालिका पर, वो कितनी प्रभावशाली है। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ा दिया था सारी शक्तियाँ, और वो लेक्चर जिसने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लेगा, तभी ये वाला लेक्चर आपको सही से समझ में आएगा। और नोट्स आप लोग बनाते चलिए। तो इसमें संसद की कार्यपालिका पर नियंत्रणकारी शक्तियों की वास्तविकता क्या है, इस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, संसद की कार्यपालिका पर नियंत्रणकारी शक्तियों की वास्तविकता, शक्तियों की वास्तविकता। ये हमारा बेसिकली टॉपिक है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें, संविधान में जो बातें लिखी उसमें अगर हम लोग जाएं तो ऐसा लगेगा कि संसद यानी जो हमारी लेजिस्लेचर है, विधायिका है, केंद्र की विधायिका, वो कार्यपालिका पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण स्थापित करती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल स्थापित करती है, ऐसा हमें दिखेगा हर जगह पर। लेकिन अगर हम उसका गहराई से अवलोकन करें, सूक्ष्म दृष्टि से उस पर अगर हम विचार करें, तो हमें ये लगेगा कि नहीं, सिद्धांत में कुछ और है और हकीकत में कुछ और है। तो संसद की जो नियंत्रणकारी शक्तियां हैं कार्यपालिका पर, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, बहुत कम प्रभावशाली है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो किया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया है इंडिया ने, इसलिए ये प्रॉब्लम है। ठीक, तो थोड़ी सी अगर हम लोग यहाँ पर तुलना करें अमेरिका से, ठीक है, तो ये टॉपिक आप और अच्छे से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि मेंस में विश्लेषणात्मक अंदाज में हमें पढ़ना होता है, तो तभी हम वहाँ पर क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे पाएंगे। तो हमारा जो ज्ञान है वो थोड़ा सा बृहत होना चाहिए, है ना, तुलनात्मक दृष्टि से हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, तो जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें और अमेरिका की बात करें, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, और यहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, जिसको हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी कहते हैं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो जो संसदीय शासन प्रणाली है इंडिया में या कहीं भी हो, संसदीय शासन प्रणाली वो सेम ही फीचर होते हैं उसके। तो इसमें क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में बहुत ही नज़दीकी संबंध होता है, क्लोज रिलेशन होता है। तो क्लोज रिलेशन इन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर
विधायिका और कार्यपालिका में नजदीकी संबंध होता है, नजदीकी संबंध होता है। और वही अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में दूर दूर का संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कोई संबंध नहीं होता यहां, यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में कोई संबंध नहीं होता। ऐसा हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा भी चुके हैं। कहने मतलब ये है कि अमेरिका में विधायिका में बहुमत किसी और का होगा, मेजॉरिटी किसी और का होगा और सरकार कोई और बना ले जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका अर्थात सरकार और जो लेजिस्लेचर है उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है दूर दूर का। बस इसीलिए भारत में विधायिका कार्यपालिका को प्रभावी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती है, और वहीं अमेरिका में यहाँ जो विधायिका कार्यपालिका इसके बीच में कोई संबंध नहीं होता है। तो इससे दो बातें निकल के आती है, या तो विधायिका कार्यपालिका को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगी और या तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा, बहुत कम कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी। तो हम चूँकि फोकस कर रहे हैं भारत पर, तो भारत की ही बात करेंगे। तो अब हम इसको इधर से हटा देते हैं और अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो वो है क्या, विधायिका से कार्यपालिका का जन्म होता है, ऐसा हम आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो विधायिका से कार्यपालिका की उत्पत्ति होती है। ये आज के टॉपिक के समझने का पूरा बेस है जो हम आपको बता रहे हैं। अगर ये समझ लिया तो आज के टॉपिक में कुछ भी नहीं है। अब बहुत आसानी से इसको लिख लोगे एग्जाम में। विधायिका से कार्यपालिका की उत्पत्ति होती है, कार्यपालिका की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है इस चीज़ को भी आपको बता देते हैं कि विधायिका मतलब संसद। ठीक है, ये क्या हो गई, विधायिका। ठीक है, विधायिका। और विधायिका के आप देखोगे दो सदन हैं। ठीक है, इसको हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, अब आप लोग जान ही गए होंगे, लोकसभा। ठीक है, तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के जो मेंबर बनते हैं जिनको हम सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा में भी जो मेंबर होते हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अंतर इतना है कि लोकसभा वालों को डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं और राज्यसभा वालों को डायरेक्ट हम लोग नहीं चुनते हैं। ठीक, तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो लोकसभा से हों चाहे वो राज्यसभा से हों, ये इनमें से यानी ये होंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या होंगे, एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे ये बन जाएंगे, इनमें से कुछ क्या बनेंगे, मंत्री। ठीक है, तो इनमें से ही मंत्री बनेंगे, यानी कुछ, सभी नहीं, कुछ मंत्री बन जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं में से किसी से प्रधानमंत्री भी होंगे, पीएम होंगे, यानी मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, इनको मिला के क्या बन जाएगी, ये बनेगी हमारी मंत्री परिषद। और ये जो मंत्री परिषद है यही तो कार्यपालिका है, यही तो कार्यपालिका है। ठीक है, यही तो एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो लोअर हाउस का 15% ही कार्यपालिका का साइज होता है, ऐसा आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, अब आप बताओ, जो विधायिका के मेंबर हैं उनमें से कुछ कार्यपालिका के मेंबर भी हो गए, यानी सरकार में आ गए।
ठीक है। और एक चीज़ और समझना, जो कार्यपालिका है, ठीक है, ये जो कार्यपालिका होती है ये लोकसभा में इसका बहुमत होता है। कार्यपालिका मतलब सरकार, मंत्रिपरिषद, इसका लोकसभा में क्या होता है, बहुमत होता है। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं कार्यपालिका का लोकसभा में बहुमत, लोकसभा में मेजॉरिटी होता है, बहुमत होता है। ठीक, अब सारा मामला यहीं पर आपको समझना है। अब जैसे मान लो लोकसभा में कोई बिल आएगा, अगर सरकार बिल लाती, ठीक है, तो सरकार अगर बिल ला रही है लोकसभा में तो वो बिल पास होना ही है। क्यों? क्योंकि सरकार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं, यानी जिस पार्टी की सरकार है उसका बहुमत है, तो इस लोकसभा में उस पार्टी के मेंबर ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो वो बिल पास होगा। ठीक, तो संसद क्या यहाँ पर बहुमत वाली सरकार को कंट्रोल कर पाएगी? वो तो सरकार जैसा चाहेगी वैसा हो जाएगा, ठीक है, जैसा चाहेगी वैसा हो जाएगा। तो आप देखोगे कि बहुत बार संसद क्या इसको कंट्रोल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। आइए समझते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जो संसद होती है, जो विधायिका होती है, वो कार्यपालिका पर बहुत सारे फाइनेंशियल कंट्रोल स्थापित करती है, वित्तीय नियंत्रण लगाती है। संचित निधि से धन निकालना हो तो लोकसभा कुंडली मार के बैठ जाती है। बहुत ध्यान से समझना। देखो, ये संचित निधि वाला स्ट्रक्चर हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। अब मैं इधर वाला रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इधर वाला रफ कर देता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक है। तो जैसे कहा, अगर हम बात करें वित्तीय नियंत्रण की, है ना, एक से उदाहरण आपको देते हैं, वित्तीय नियंत्रण, ठीक है, इसको समझाते हैं। एक चीज आप समझो, ये जो विधायिका है इसी से निकल के आई है कार्यपालिका, ठीक है, यानी विधायिका से जन्म हुआ है कार्यपालिका का, ठीक है। तो विधायिका के ही कुछ पोर्शन कार्यपालिका में चला गया, है ना। तो अब ये कहो कि विधायिका की ये संतान है कार्यपालिका, है ना, जन्म हुआ है। तो जब इसकी संतान है कार्यपालिका तो विधायिका अपनी संतान का फेवर लेगी, ठीक है। तो कहने के लिए तो कंट्रोल है, बट बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता है क्योंकि इनके बीच में एक क्लोज रिलेशन है, ठीक है। अब आप देखो, जैसे आप मान लीजिए हैं, तो आपके जो फादर हैं आपके ऊपर कंट्रोल लगाएंगे, लेकिन अगर आप कोई बात रख देंगे तो फादर वो मानेंगे भी। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। तो अगर कार्यपालिका कोई बात रख देती है लोकसभा में तो विधायिका टाल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि इस कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद अर्थात सरकार की बहुमत है ना यहाँ पर, तो कैसे टाल पाएगी संसद? टाल ही नहीं पाएगी। अब आप समझो, जैसे कहा वित्तीय नियंत्रण, ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कहते हैं कि संचित निधि से अगर धन निकालना है ना, कंसोलिडेटेड फंड, संचित, बहुत इत्मीनान से आप समझिए ये कॉन्सेप्ट, संचित निधि से धन की निकासी करनी है, उसको विड्रॉ करना है ना, धन की निकासी करनी है, जो बजट में सरकार को अलॉट किया गया, संचित निधि से धन निकालना। मान लो ये संचित निधि है ना, ये संचित निधि का बॉक्स है, ठीक, इसमें बहुत सारा धन इकट्ठा है, ठीक है। ये धन कहाँ से आया? टैक्स वैक्स लगाती ना सरकार, वो यहाँ पर इकट्ठा होता है। जो दूसरे देशों से ऋण लेके आती है वो इकट्ठा होता है। सरकार ने जो ऋण बांटा वो आप वापस मिलेगा, वो भी इसी में जमा हो जाता है। तो ये क्या होती है? संचित निधि। अब इस संचित निधि पर कंट्रोल किसका है भाई? ठीक है, तो कहते हैं कि लोकसभा का नियंत्रण होता है, नियंत्रण। और लोकसभा क्या है? इस विधायिका का एक हाउस है। इसका मतलब है विधायिका का कंट्रोल है संचित निधि पर, है ना, स्पेशली संसद का। तो लोकसभा कहती है कि आप यहाँ से धन ऐसे नहीं निकाल पाओगे, है ना,
तो कार्यपालिका का कि भाई कैसे निकालेंगे? तो संविधान में लिखा है कि कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद। एक एक टर्म आपको मैं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मंत्रिपरिषद, जब मंत्रिपरिषद बोले तो कार्यपालिका, कार्यपालिका बोले तो मंत्रिपरिषद, जिसका जन्म कहाँ से हुआ? विधायिका से। ठीक है, ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है भाई ये। ठीक है, इसको मैं इधर कर दूं, नहीं तो आप इसको शायद सेपरेट ना कर पाए। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या लाएगी? इससे धन निकालने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल। तो कार्यपालिका क्या लाएगी? विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक सरकार लाएगी। ठीक है, और विनियोग विधेयक एक मनी बिल होता है। ये क्या होता है? ये होता है धन विधेयक। ऐसा विधेयक जिसमें संचित निधि से धन निकालने की बात की गई हो, वो धन विधेयक होता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 110 में ये बात लिखी है। ठीक है, तो कार्यपालिका यहाँ से धन निकालने के लिए क्या लाएगी? विनियोग विधेयक। अब विनियोग विधेयक चूंकि धन विधेयक होता है, तो ये कहाँ पर लाया जाएगा? ये लाया जाएगा लोकसभा में। कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। तो धन विधेयक यानी विनियोग विधेयक कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। ठीक है, अब आप ये बताओ, लोकसभा में बहुमत किसका होगा? जिसकी सरकार है, जो बिल लाई है। तो लोकसभा में ज़्यादा सदस्य उस पार्टी के होंगे जिस पार्टी की सरकार है, और सरकार लाई है बिल। तो बताओ, लोकसभा में इस विनियोग विधेयक को पास करने से दुनिया की कोई ताकत रोक पाएगी क्या? नहीं रोक पाएगी। ये तो बहुत इजी वे में पास हो जाएगा। तो जब बहुत इजी वे में पास हो गया, तो एक तरफ कहते हैं लोकसभा का नियंत्रण है कि धन ऐसे नहीं निकालोगे, तो एक तरीके की फॉर्मेलिटी दिख रही ना आपको, जो नियंत्रण। अब वही बात हुई ना कि जैसे मान लो कहीं पर कोई चीज़ का वितरण हो रहा है, ठीक है, और हमारे घर वाले ही वहाँ पे वितरण कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे तो सबसे पहले वो चीज़ हमें दे देंगे। वो क्यों? क्योंकि वो हमारे घर वाले। नहीं, बस वही चीज़ है। तो मंत्रिपरिषद के घर वाले कहाँ बैठे हुए हैं? लोकसभा में। तो लोकसभा में बिल पास कराना इनके लिए कोई क्या कठिनाई होगी? नहीं होगी, वो तो बड़े आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल तय है कि संचित निधि से धन सरकार निकाल लेगी, इसे संसद या लोकसभा रोक नहीं पाएगी। कहने के लिए तो है, सिद्धांत में तो है कि कंट्रोल कर रही है, लेकिन चूंकि बहुमत इन्हीं का है तो बहुत आसानी से पास हो जाएगा और संचित निधि से धन बड़े आसानी से सरकार निकाल लेगी। लोकसभा अर्थात विधायिका मना नहीं कर पाएगी। तो फिर जब मना कर ही नहीं पाएगी तो कैसा वित्तीय नियंत्रण, कैसा फाइनेंशियल कंट्रोल? तो सिद्धांत रूप में तो, सैद्धांतिक रूप से तो कंट्रोल है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कंट्रोल कहाँ है? क्या मना पर कर पाएगा कोई? इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर? और देखो, और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक तो ये वित्तीय नियंत्रण से हमने एग्जाम्पल उठा लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो एक बात कही जाती है कि जैसे सरकार के खिलाफ अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, ध्यान समझना, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ये किसके खिलाफ लाया जाता है? सरकार के खिलाफ, ठीक है। ये चलो अविश्वास प्रस्ताव को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं धन्यवाद प्रस्ताव की, है ना, ये बड़ा मजेदार रहेगा। धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स।
धन्यवाद प्रस्ताव। तो हम धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा चुके हैं, तो जिन लोगों ने ये लेक्चर देखा होगा धन्यवाद प्रस्ताव वाला, तो वो बिल्कुल समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जब होता है, अभिभाषण जब खत्म होता है, तो संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? कोई भी प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? संसद में। ठीक है, संसद में आया, और संसद में ये दोनों सदनों में आएगा, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, अब एक बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि धन्यवाद प्रस्ताव अगर लोकसभा में पास ना हो तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। क्या लिखा है? यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में गिर जाए, लोकसभा में गिर जाए तो सरकार यानी कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो लोकसभा तो विधायिका है ना, इसका मतलब है कि अगर विधायिका में ये धन्यवाद प्रस्ताव गिर गया तो सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब है अगर लोकसभा धन्यवाद प्रस्ताव को पास ना होने दे तो सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब है कि लोकसभा सरकार को कंट्रोल करती है ना। इसका मतलब है कि सरकार लोकसभा से डरती है, यही तो मतलब हुआ, डरना चाहिए। क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव तो ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लाया जाता है, और राष्ट्रपति का अभिभाषण तो होता ही होता है। कब होता है आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो सरकार डरने लगे कि यार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा कहीं लोकसभा में वो गिरा न दिया जाए, और अगर लोकसभा में गिर गया तो हम भी गिर जाएंगे। तो सरकार पर ये कंट्रोल दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका मतलब है कि लोकसभा का बहुत तगड़ा कंट्रोल है सरकार पर, यानी कार्यपालिका पर। लेकिन अब जरा आप इसको दूसरे एंगल से सोचो, दूसरे तरीके से सोचो। अब आप ये बताओ कि जिस सरकार का लोकसभा में बहुमत है, ठीक है, सरकार का यहाँ पर लोकसभा में क्या है, मेजॉरिटी है, ठीक है, बहुमत है, तो ध्यान समझना है ना, लोकसभा में सरकार का बहुमत है, और अगर सरकार का बहुमत है तो लोकसभा में आने वाला कोई भी प्रस्ताव क्या गिर जाएगा? गिरेगा? बताओ, सोचो जरा। ये तो नहीं गिरेगा, क्योंकि सरकार के पार्टी वाले लोग ही तो यहाँ ज़्यादा हैं, तो ये कभी नहीं गिरेगा, है ना। ये हमेशा पास होगा, 99.99% पास हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा। तो अब हमें ये बताओ कि क्या धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को गिराया जा सकता है क्या? इम्पॉसिबल है, असंभव लग रहा है ये, ठीक है। इसका मतलब है कि ऊपरी तौर पर देखेंगे तो लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, और हकीकत में जब जाएंगे, गहराई से सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हकीकत कुछ और है। इसका मतलब है धन्यवाद प्रस्ताव से हकीकत में सरकार 99.99% गिरेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये कंट्रोल सिर्फ देखने के लिए है, हकीकत में ऐसा नहीं है। तो आप अगर टॉपिक को सही से आपने पढ़ लिया है, समझा है, तो आप यहाँ से जवाब खोज लोगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, टॉपिक को और आगे विश्लेषण करते हैं। अब इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, तो पहले हम लोग एक बार टॉपिक को समझ लें, फिर मेंस में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लगे होंगे कि भारत में विधायिका का कार्यपालिका पर सशक्त नियंत्रण है,
इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो आप इसका जवाब दे सकते हो ना। सशक्त नियंत्रण क्या दिख रहा है आपको? नियंत्रण बहुत ढीला ढाला है, और संसदीय शासन प्रणाली की ये बड़ी विशेषता है कि नियंत्रण बहुत स्ट्रांग नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेंस में क्वेश्चन का जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हो। तो ऐसे यहाँ पर 10-12 अगर आप खोजने बैठोगे तो 10-12 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे भारत में जो देश है ना, भारत एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रशासन है वो बहुत विशाल और जटिल है। ठीक है, जिसकी वजह से संसद को ना तो इतना टाइम है और ना ही संसद के पास इतनी विशेषज्ञता है कि वह प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। ठीक है, देखो समझो, ये एम लक्ष्मीकांत की बुक में ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत का प्रशासन, ठीक है, इतना विशाल है, भारत का प्रशासन इतना विशाल है और साथ ही साथ जटिल है, विशाल है और साथ ही साथ जटिल भी है, जटिल भी है, और ऊपर से जो संसद है उसमें विशेषज्ञता का अभाव है। ठीक है, संसद में विशेषज्ञता का अभाव है। तो इस वजह से प्रभावी नियंत्रण है ना, प्रशासन पर विधायिका का प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता है। इस वजह से, इसलिए प्रशासन पर एग्जीक्यूट किसका, लेजिस्लेचर है ना, प्रशासन पर विधायिका का प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता है, नियंत्रण नहीं हो पाता है। ठीक, अब आपको लगेगा कि सर ये पॉइंट कैसे क्लियर होगा, है ना। अब आप ये बताओ, संसद में जो चुनाव लड़ते हैं ना, संसद का जो चुनाव लड़ते हैं उनकी क्वालिफिकेशन में क्या कहीं आपने सुना है कि वो फला क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए? बस इतना है कि लोकसभा चुनाव लड़ता है, 25 वर्ष की उम्र हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया, है ना, और जो संसद कुछ और भी जो नियम बनाती है उसका उल्लंघन ना किया हो, चुनाव लड़ सकता है। कितना अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो या मतलब कोई उसने विशेषज्ञता हासिल की हो, ऐसा कोई यहाँ पर रूल है ही नहीं क्वालिफिकेशन में। तो अनपढ़ लोग भी चुनाव लड़ेंगे, और अनपढ़ लोग चुनाव लड़ेंगे, वो जीत भी जाएंगे, और जब जीत जाएंगे तो क्या वो बहुत कुशल व्यक्ति होंगे, उनको विशेषज्ञता पता है, प्रशासन की बारीकियों के बारे में उन्हें तो पता है ही नहीं। जब प्रशासन की बारीकियों के बारे में उनको पता है नहीं तो वो प्रभावी तरीके से क्या कंट्रोल स्थापित कर पाएंगे। जैसे आप देखो, गांव में कोई प्रधान बन गया अनपढ़ अंगूठा टेक, ठीक है, और वो ड्रिंक करके पड़ा रहता है, ठीक है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि ग्राम प्रधान के क्या अधिकार हैं, ठीक है, क्या उसके उत्तरदायित्व हैं, तो वो कैसे वहाँ की व्यवस्था को मेंटेन कर पाएगा। वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस पर सुधार होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें सजेशन भी दे सकते हो कि इस तरीके का यहाँ पर भारतीय संविधान में इनकी क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे कि विधायिका कार्यपालिका पर कुछ हद तक नियंत्रण स्थापित कर पाए।
टाइम टू टाइम ये बातें उठी भी हैं कि जो इलेक्शन लड़ते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनना चाहते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को भी ऐड किया जाए। ऐसी बातें बीच बीच में आती भी रहती हैं, बट वो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो एक तो वजह ये है, आप ये पॉइंट को भी लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे अनुदान मांग प्रस्तुत की जाती है जब बजट लाया जाता है। बजट के 6 चरण याद हैं आप लोगों को। पहला चरण क्या होता है? बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा सामान्य बहस। तीसरा जो विभागीय समितियां हैं वो उसकी जांच करती हैं। फिर चौथा अनुदान मांगे पेश की जाती हैं। पांचवा विनियोग विधेयक लाया जाता है। और छठवां चरण वित्त विधेयक लाया जाता है। तो बजट के 6 चरण हमने आपको पढ़ाए हैं और बजट पर हमने 2 लेक्चर लिए हैं, बजट लेक्चर नंबर 1 और बजट लेक्चर नंबर 2। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेक्चर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप आगे हम कुछ डिस्कशन करेंगे या मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम हो पाओगे। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल कतई यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं या जैसे हम अपने पेड कोर्सेस में बच्चों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हम मिशन IAS के ग्रुप में भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, बट आपको लेक्चर सारे अटेंड करने पड़ेंगे, तभी आप चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे बजट में जो अनुदान मांग पेश की जाती है ना, बजट में अनुदान मांगे पेश की जाती हैं। अगर किसी टॉपिक को 4 बार रिपीट करके देख लो और नोट्स बना लो तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो इतना काम आप लोगों को करना पड़ेगा भाई, है, तभी बात बनेगी। तो बजट में जो अनुदान मांगे पेश की जाती हैं, ठीक है, डिमांड ऑफ ग्रांट है ना, नहीं ग्रांट ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अनुदान मांगे पेश की जाती हैं और ये अनुदान मांगे जो पेश की गई हैं इनका पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इनका पास होना ज़रूरी है। ठीक है, कहाँ पर? लोकसभा में ज़रूर पास होना है। क्यों? अनुदान मांगे जो होती हैं ये संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा और इनके माध्यम से, है ना, जब अनुदान मांग पास हो जाएगी तो सरकार के जो मंत्रालय हैं उनको पैसा अलॉट हो जाएगा और फिर वो पैसा निकाला जाएगा कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चीज़ें निकाली जाती हैं वो सभी मनी बिल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो अनुदान मांगे लोकसभा में लाई जाती हैं और लोकसभा में इसे पास कराना होता है। ठीक है, इसे पास कराना होता है। तो अब आप ये बताओ, सरकार ने जो अनुदान मांगे पेश की वो लोकसभा में पास होगी कि गिर जाएंगी? सरकार का बहुमत है, सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी के लोग लोकसभा में बैठे हैं ज़्यादा। ठीक है, जो विपक्षी दल है वो तो संख्या में कम है, जो रूलिंग पार्टी है उसी के मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो इसे पास करा लेंगे क्योंकि मेजॉरिटी तो उन्हीं की है ना। तो ये अनुदान मांगे क्या हो जाएंगी? ये पास हो जाएंगी और सरकार को धन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अनुदान मांगे ना पास हों तो सरकार को धन नहीं मिलेगा और इसका मतलब है सरकार गिर भी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी लोकसभा में आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है, इसका मतलब आप अल्पमत में आ गए। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि अनुदान मांगे पास कराना बड़ा कठिन होता होगा। कठिन कुछ नहीं है, बहुत आसानी से पास हो जाता है। इसका मतलब है कि अनुदान, और दूसरा अनुदान मांगे जो होती हैं ये काफ़ी टेक्निकल नेचर की होती हैं और टेक्निकल नेचर की होने के कारण संसद के जो मेंबर हैं वो अनपढ़ हैं। बहुत लोग, उनको पता ही नहीं है कि टेक्निकल बातों को पता ही नहीं, तो टेक्निकल चीज़ क्या है, उसमें क्या पेच है, उनको पता ही नहीं। अरे पास करो, वोट दो, मतदान करो, हटाओ, नहीं। तो ये दूसरे टेक्निकल होती हैं
तो इनकी तकनीकी के बारे में जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं, जो तकनीकी बिंदु होते हैं, उनको संसद के सदस्य समझ ही नहीं पाते हैं और ये आसानी से पास हो जाती है। इसका मतलब है कि बहुत प्रभावी नियंत्रण अनुदान मांगों पर भी संसद का नहीं होता। ठीक है, ये बात क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे जो विधायी नेतृत्व होता है वो कार्यपालिका पर निर्भर होता है। क्या को बहुत ध्यान से समझो, विधायी नेतृत्व कार्यपालिका पर निर्भर होता है। इस पॉइंट को समझिए, निर्भर होता है। ठीक है, तो जैसे आप देखो, आपको हमने बताया था अच्छा, इसमें एक बात और हम लोग लिख लेते हैं। चूंकि विधायी नेतृत्व तो कार्यपालिका पर निर्भर होता है, इसलिए जो भी यहाँ पर कार्यपालिका की नीति निर्धारण है ना, तो कार्यपालिका जो होती है ना, वो नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए कार्यपालिका नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस बात को समझना है। ठीक है, अब आप वही बात देखो, जैसे ये संसद है ना, मतलब ये विधायिका है। ठीक है, और इससे निकली कार्यपालिका। ठीक है, इससे निकली कार्यपालिका, तो इसी के जो मेंबर होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, कार्यपालिका में, यानी मंत्रिपरिषद में कार्यपालिका। ठीक है, यानी ये क्या है, सरकार है, मंत्रिपरिषद है। ठीक है, तो इसी के लोग यहाँ पर इसी सरकार का यहाँ पर क्या होगा, लोकसभा में क्या होगा, बहुमत होगा। नहीं, सरकार का क्या होगा, बहुमत होगा लोकसभा में। ठीक, और सरकार के कुछ मेंबर राज्यसभा में भी बैठे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आपको ये वाली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कैसे, देखो, जब यहाँ पर कोई नीति निर्माण होगा संसद में, ठीक है, तो इस विधायी नेतृत्व, ये जो विधायी नेतृत्व होता है वो कार्यपालिका पर निर्भर होगा। ये पॉइंट जो लिखा है, ठीक है, कैसे, देखो भाई, इस विधायिका में सरकार जिस पार्टी के, उसी पार्टी के लोग तो यहाँ हैं ज़्यादा। तो इस संसद में अर्थात विधायिका में कौन लोग बैठे हैं, कार्यपालिका वाले लोग ही तो बैठे हैं। कार्यपालिका अर्थात सरकार की पार्टी वाले ही लोग तो बैठे हैं, तो ज़्यादा तो यही लोग हैं। तो इसके नेतृत्व को कौन प्रभावित करेगा, कार्यपालिका ही तो प्रभावित करेगी, क्योंकि इन्हीं के लोग तो यहाँ बैठे हैं संसद में। ठीक है, और इसलिए कार्यपालिका नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो संसद अगर कोई नीति का निर्माण करेगी तो यही लोग यहाँ भी मौजूद हैं, तो ये भी तो नीति निर्माण में भाग लेंगे। ठीक है, तो नीति निर्माण, तो इन्हीं की पार्टी, सरकार की जो पार्टी है जिसको बहुमत है, उसी के सदस्य यहाँ बैठे हैं। तो नीतियाँ कोई अगर बनाएगा, नीतियाँ निर्धारित करेगा, संसद नीतियाँ निर्धारित करेगी, लेकिन उसमें इस सरकार की पार्टी के लोग ही यहाँ बैठे हैं, तो वही तो नीतियाँ अंततः बनाएंगे। तो वही तो लिखा है, कार्यपालिका नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मतलब विधायिका का नीति निर्माण में खास कोई योगदान नहीं है। तकनीकी दृष्टि से अगर देखें तो वास्तव में जिसकी सरकार है उसी के मेंबर यहाँ पर बैठे हैं बहुमत में, और वही नीति निर्धारण में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हीं का प्रभाव यहाँ पर रहता है। अर्थात विधायी नेतृत्व में कार्यपालिका उसके ऊपर डोमिनेंट होता है। और हम क्या पढ़ते हैं कि नीतियाँ कौन बनाता है, विधायिका, कानून कौन बनाता है, विधायिका, लागू कौन करता है, कार्यपालिका। हकीकत में देखा जाए कार्यपालिका ही बना रही है ना नीतियाँ, और वही उसे लागू कर रही है। तो क्या नीति निर्माण में विधायिका इंडिपेंडेंट है? नहीं, कार्यपालिका का हस्तक्षेप रहता है तकनीकी दृष्टि से। तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, चलो अगली बात हम लोग यहाँ पर समझते हैं।
संसद का आकार काफी बड़ा है ना। अगला पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं, संसद का आकार बहुत बड़ा है। संसद का आकार बहुत बड़ा है। कैसे? आपको पढ़ाया गया लोकसभा में 543 मेंबर वर्तमान में, ठीक है, और राज्यसभा में 245 मेंबर, इतने मेंबर है। ये बहुत बड़ा आकार है, ठीक है। अगर एक हॉल में 543 लोग बैठ जाएं, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आकार खुद इसका बहुत बड़ा है, इसलिए ये खुद अपने आप में नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाती है। कभी कभी आकार बड़ा होना खराब होता है। इतने ज़्यादा मेंबर हैं यहाँ पर, जैसे आप देखते हो कि लोकसभा का जब सेशन चल रहा होता है या राज्यसभा का सेशन, जिसका भी, तो लोकसभा का जब सेशन चल रहा होता है तो सारे मेंबर अगर उपस्थित हो गए, हालांकि सारे मेंबर आते नहीं, अगर सारे मेंबर उपस्थित हो जाएं तो जानते हो क्या होगा? वो इतना ज़्यादा वहाँ पर डिस्टरबेंस पैदा कर देंगे कि लोकसभा अध्यक्ष वहाँ बैठे रहेंगे ऊपर पीठासीन अधिकारी और कहेंगे शांति शांति शांति, और शांति कोई रखता ही नहीं है। वो तो आपस में लड़ जाते हैं, है ना, जूता चप्पल फेंक देते हैं, कुर्सियाँ पटकने लगते हैं। तो संसद के अंदर इतनी भीड़ है, इसका आकार इतना बड़ा है कि पीठासीन अधिकारी उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। जब खुद में कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो दूसरे को कैसे कंट्रोल करोगे? कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करोगे? ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको इसमें लिखना चाहिए, ठीक है। चलो, और इसीलिए तो कहा जाता है कि जो संसद है आज अपने पथ से गुमराह हो गई है, यानी इसमें विपथ गमन हो गया है। संसद का आकार बहुत बड़ा है और ये जो जब सेशन चलता है तो किसी बात को लेकर लड़ जाते हैं सभी, है ना, कुर्सियां पटकने लगते हैं, पीठासीन अधिकारी बेचारा मजबूर रहता है और थपथपाता रहता है टेबल, शांति 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 शांति, तो शांति होती ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नुकसान किसका होता है? अल्टीमेट भारत की जनता का, क्योंकि संसद के सेशन बुलाए इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर देश की जो समस्याएं हैं उस पर डिस्कशन हो, है ना, नए कानून बने, ठीक है, बस समझ रहे हैं, तो जिससे देश में व्यवस्था स्थापित हो। और संसद के सेशन चलाने में करोड़ों रुपए व्यय होता है, और वो रुपया कहाँ से आता है? जनता के द्वारा कमाया हुआ पैसा टैक्स के रूप में वहाँ जाता है, तो अल्टीमेट जनता का ही नुकसान होता है। तो संसद का दायित्व है कि वहाँ पर लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और उनसे जुड़े हुए कानून वगैरह बनने चाहिए, जिससे देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। ये सब होना चाहिए, लेकिन वहाँ होता कुछ और है। तो अब तो संसद का जो दायित्व है, जो जिस मार्ग पे संसद को चलना चाहिए उस मार्ग से भटक गई। वहाँ तो कुर्सियाँ पटकने लगते हैं लोग, जूता चप्पल चल जाते हैं, गाली गलौज शुरू हो जाता है। तो ये संसद अपने मार्ग से भटक गई, इसको कहते हैं विपथ गमन, विपथ गमन, ठीक है। अपने मार्ग से, अपने रूट से ये रास्ते से भटक गई, ठीक है। जो करना चाहिए वो होता नहीं है, ठीक है। जो खुद भटका हुआ लोग दूसरे को कैसे रास्ता पर लाएगा, है ना। तो संसद खुद भटक गई है तो कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करेगी? नहीं, तो खुद भटका हुआ व्यक्ति दूसरे को राह कैसे दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में संसद में विपथ गमन देखा गया है, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछा गया था, ठीक है। तो ये यहीं से क्वेश्चन उठाया गया। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, जो सरकार का संसद में चूंकि बहुमत होता है, ये हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, और चूंकि सरकार का संसद में बहुमत होता है इसलिए बहुमत वाली सरकार को कंट्रोल करना विधायिका के बस में नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि जैसे आपको बताया था कि सरकार को धन अलॉट हो गया है ना, सरकार को धन दे दिया गया, ठीक है। कहाँ से? संचित निधि से, ठीक है। क्यों दिया गया? कल्याणकारी योजनाएं संचालित करो, ठीक है, देश के विकास में पैसा लगाओ, इसलिए धन दिया गया, ठीक है। और
सरकार अगर इसको मिसयूज कर दे, जिसके लिए दिया गया उसके लिए ना खर्च करके उसका मिसयूज कर दे, तो सरकार है कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि संविधान में प्रावधान है कि अगर सरकार गलत जगह पैसे को खर्च कर देती है, कल्याणकारी कार्यों में खर्च नहीं करती है, तो कहते हैं संसद अपनी समितियों के माध्यम से जांच करवाएगी और जांच करवाने के बाद फिर संसद इसके ऊपर कार्रवाई करेगी सरकार के ऊपर। बहुत अच्छी बात है। तो आपको तो ये लग रहा होगा कि हमारे संविधान में संसद को अर्थात विधायिका को ये पावर दिया गया है कि कार्यपालिका अगर धन का मिसयूज करती है तो विधायिका अपनी जांच समितियों के माध्यम से इसकी जांच करवाएगी और जांच करवाने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में जो लिखा होगा, अगर दोषी पाएगी सरकार तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आपको लगेगा ये तो बड़ा अच्छा है ना, सरकार तो गलत कर ही नहीं सकती है। लेकिन आइए अब हम इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं। ठीक है, दूसरा पहलू देखें। ये तो हमने सैद्धांतिक पहलू देखा, व्यवहारिक आयाम पर चलते हैं। वो क्या होगा, देखो बात सही है कि जांच करवाएगी संसद, है ना। तो सरकार को धन दिया गया, ठीक है, और इसके व्यय, है ना, इसके व्यय की जांच संसद अपनी समितियों के माध्यम से करवाती है। संसद अपनी समितियों के माध्यम से करवाती है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलो ठीक, अच्छी बात है, करवा लेने दो जांच। जांच करवाई, मान लो यहाँ पर कोई एक कमेटी है, जैसे लोक लेखा समिति, मान लो कोई एक कमेटी ना, आगे अभी हम आपको पढ़ाएंगे ये लोक लेखा कमेटी क्या होती है। अभी कमेटी वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया। जैसे मान लो लोक लेखा समिति के पास कोई मामला पहुंचा, है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, इसने जांच किया कि सरकार ने धन मिसयूज कर दिया, ठीक है। तो जांच हुई, समिति ने जांच की और उस जांच में इसने पाया कि ये धन गलत जगह, मतलब मिसयूज कर दिया गया, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट में पाया गया कि धन का अनुचित तरीके से व्यय किया गया है, व्यय किया गया है। ये रिपोर्ट तैयार की लोक लेखा समिति ने, ठीक है। तो पहली बात तो आप यहीं पर देखो कि मिसयूज हो गया, तब आप जांच कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं होगा। मिसयूज होने से पहले अगर जांच की कोई व्यवस्था होती तो ये धन मिसयूज होता ही नहीं। इसका मतलब है बीमारी को होने से रोक दिया जाता, तब तो ठीक था। अब बीमारी हो गई, इंसान मर गया, फिर पोस्टमार्टम कराने से क्या फायदा है। अरे पोस्टमार्टम से तो इतना ही पता चलेगा ना कि क्या वजह थी, ठीक है। हाँ, कभी कभार कोई पुलिस केस बन जाता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो कारण पता चल जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 99% पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में बेकार हो जाती है। क्या मतलब, कारण पता चल गया इस वजह से डेथ हुई। तो वही चीज़ है ना कि पोस्टमार्टम का नंबर ही ना आए, यानी बीमारी होने ही ना दी जाए, तो ऐसी जांच की व्यवस्था होती जिससे धन मिसयूज करने का स्कोप ही खत्म हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर इसने रिपोर्ट तैयार की। अब ये रिपोर्ट गई किसके पास, संसद के पास। संसद के पास ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी, संसद के पास। आप कहेंगे संसद कार्रवाई करेगी कार्यपालिका पर, समझो ध्यान से, ये क्या करेगी, कार्यवाही करेगी, कार्यवाही करेगी। तो कार्यवाही संसद करेगी ना, किस पर, कार्यपालिका पर। संसद में कौन है, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा में कौन है,
जिस पार्टी की सरकार है उसी वही तो मेंबर हैं। तो जब बहुमत है यहाँ पर सरकार का, है ना, बहुमत किसका है भैया, सरकार का, तो सरकार के लोग ही तो यहाँ बैठे हैं लोकसभा में, और हमारे लोग हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? बताओ जरा, सोचो ध्यान से, व्यवहारिक तौर पर सोचो। हमारे ही लोग यहाँ बैठे हैं ज़्यादातर। विपक्ष, हाँ, उस स्थिति में जब विपक्ष काफ़ी स्ट्रांग हो तो बात बनेगी, ठीक है, लेकिन विपक्ष अगर कमज़ोर है तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी, तो कोई कार्रवाई यहाँ पर हकीकत में हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो वित्तीय समितियों के माध्यम से जो सरकार पर कंट्रोल स्थापित किया जाता है वो कंट्रोल बहुत सशक्त नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आप सुझाव क्या दे सकते हो? सुझाव ये दे सकते हो कि ऐसी व्यवस्था की जाए जो धन दुरुपयोग होने के पहले ही उस पर रोक लगा दी जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। दुरुपयोग हो गया तब जांच कर रहे हैं, नहीं, जब अपराध हो गया तब कहते हैं कि अब इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो जो बेचारा उसका शिकार हुआ वो तो वापस नहीं मिल जाएगा ना, क्यों भाई? तो आपसे जब क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तो यूपीएससी आपसे सुझाव मांगता है कि अगर इसकी ये कमियां हैं तो आप इसके क्या सुझाव देंगे, क्योंकि आप एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आप अपने सुझाव भी दोगे कि इसमें ऐसा होना चाहिए और संविधान में कुछ इस तरीके का अगर बदलाव कर दिया जाए तो ये व्यवस्था ठीक तरीके से चल पाएगी। क्लियर? ओके, चलो और बातें और पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट एम लक्ष्मीकांत की बुक में गिलोटिन वाला भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे उसमें कहा गया है कि गिलोटिन के बढ़े हुए आश्रय से वित्तीय नियंत्रण की संभावना कम हो जाती है। गिलोटिन के बढ़े हुए आश्रय से, गिलोटिन के बढ़े हुए आश्रय से वित्तीय नियंत्रण की संभावना कम हो जाती है, की संभावना कम हो जाती है। ये पॉइंट भी मेंशन किया गया। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये गिलोटिन आपको बताया गया था। गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन के बारे में आपको बताया था कि जब लास्ट डे बचता है, ठीक है, तो जो बहुत सारी अनुदान मांगे होती है ना, जैसे बजट में जो अनुदान मांगे होती हैं वो तो इत्मीनान से उस पर मतदान करके उसको पास किया जाता है। लेकिन जो अनुदान मांगे बच गई है ना, जो बच गई तो उन्हें पास कराना है, तो लास्ट डे बचता है। तो लास्ट डे में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं ना, पीठासीन अधिकारी, वो सोचते हैं कि जल्दी से इसे निपटा दिया जाए। पीठासीन अधिकारी इसे जल्द से जल्द निपटाना चाहता है, जल्द से जल्द निपटाना चाहता है, निपटाना चाहता है। इसलिए उस पर बिना चर्चा किए मतदान करा देता है ना। इसलिए उस पर बिना चर्चा के, बिना विचार विमर्श के, विचार विमर्श यानी बहस यानी चर्चा के मतदान करा देता है, मतदान करा देता है, ताकि जल्दी से वर्कलोड कम हो जाए। तो बहुत सारी अनुदान मांगे ऐसे पास हो जाती हैं बिना चर्चा के। क्यों? क्योंकि समय बचा नहीं। इसी को तो गिलोटिन कहते हैं, यही तो है गिलोटिन, ठीक है। तो गिलोटिन, बहुत सारे अनुदान मांगे गिलोटिन के माध्यम से जल्दी निपटा दिए जाते हैं। तो इसमें हकीकत नहीं पता चल पाती है। विचार विमर्श हो तो हकीकत पता चले। तो जो अनुदान मांग पास नहीं होनी वो भी पास हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उस पर विचार विमर्श नहीं हो पाता है। तो इस वजह से संसद का, विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण
कमज़ोर पड़ जाता है। क्लियर हो गई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें जो पॉइंट बनते हैं आलोचना के वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब जैसे राष्ट्रपति को पावर दी गई है अध्यादेश जारी करने की, है ना, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल बताएंगे आप लोग, आर्टिकल कौन सा है? 123। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश हमने आपको पढ़ा है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की पावर पढ़ाई। तो उसमें क्या होता है, संसद कानून बनाने की स्थिति में ना हो तो राष्ट्रपति उसकी जगह पर अध्यादेश जारी करके काम चला लेंगे। ठीक है, अध्यादेश जारी कर दिया तो कानून की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अध्यादेश कानून की जगह पर आ गया। तो ये जो अध्यादेश होता है ये कानून की जगह पर काम करने लगता है, इसकी वही वैल्यू होती है ना, इसकी वही वैल्यू होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की, संसद द्वारा बनाए गए कानून की। ठीक है, तो अब संसद कानून नहीं बना पाती है तो हमें हाथ नहीं जोड़ने हैं संसद के, हम खुद ही उसकी जगह पर अध्यादेश जारी कर लेंगे। हम मतलब राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति क्या है? ये कार्यपालिका के प्रमुख हैं, कार्यपालिका प्रमुख। तो कार्यपालिका प्रमुख है और ये पीएम की सलाह से काम करते हैं। ये किसकी सलाह से काम करते हैं? पीएम की सलाह से। तो अगर देश में कानून की ज़रूरत है और संसद कानून बनाने की स्थिति में नहीं है तो प्रधानमंत्री क्या कहेंगे राष्ट्रपति से कि अरे आप अध्यादेश जारी करो, और जो कानून की जगह पर काम करेगा, संसद की ज़रूरत है ही नहीं। इसका मतलब है संसद के कानून बनाने यानी विधान बनाने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है इस वजह से। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? संसद की कानून बनाने की शक्ति, विधान निर्माण करने की शक्ति, बनाने की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो तकनीकी दृष्टि से कानून बनाने में यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो कुछ है ही नहीं, वो तो सिंबॉलिक है, प्रधानमंत्री सब कुछ करवा देंगे। ठीक है, तो कानून बनाने में विधायिका को हस्तक्षेप कर देता है कौन? कार्यपालिका। ठीक है, तो ये भी बात आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, और देखिए विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण की वास्तविकता यानी नियंत्रण की पोल खोलने वाले और भी कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर हैं। ठीक है, तो देखिए संसदीय नियंत्रण जो है वो सामान्य तौर पर ढीला होता है, साधारण होता है, और अधिकांशतः प्रकृति में ये राजनीतिक होता है, पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल स्वरूप का होता है। ठीक है, तो दूसरा, आज की डेट में जो विपक्ष होता है ना, विपक्ष प्रेजेंट टाइम में तो विपक्ष, अगर आज की बात हम करें, ठीक है, मोदी जी की गवर्नमेंट में तो विपक्ष तो बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, तो विपक्ष जो है वो सशक्त नहीं होता है और स्थिर नहीं है ना, यानी सशक्त विपक्ष का अभाव, सशक्त विपक्ष का अभाव रहता है। ठीक है, और जब विपक्ष का अभाव रहता है तो ऐसी स्थिति में संसदीय व्यवहार और मर्यादाओं का अभाव हो जाता है और प्रशासन पर विधायी नियंत्रण ढीला हो जाता है। ठीक है, तो विपक्ष यहाँ पर कुछ खास शक्तिशाली है नहीं आज की डेट में। वैसे विपक्ष क्या करता है? सरकार की अगर गलत नीतियाँ हैं तो उसका विरोध करता है। ठीक है, और लोकतंत्र के फेवर में, जनता के कल्याण के बातें करता है। एक अगर हम हेल्दी अपोजिशन की बात करें, स्वस्थ विपक्ष की बात करें, तो किसी भी सरकार को कंट्रोल करने के लिए
विपक्ष की भी बहुत बड़ी भूमिका है। देखो समझो जरा ध्यान से, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, है ना। तो यहाँ पर संसद में दो प्रकार के लोग होंगे, एक होंगे सत्ता पक्ष और एक होगा विपक्ष। वो यहाँ भी होगा, दोनों जगह होगा, ठीक है। तो अगर ये सत्ता पक्ष तो कार्यपालिका हो गया, ये कौन हो गया, ये हो गया कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और विपक्ष तो सरकार है नहीं, तो ये क्या है, ये विधायिका है, ये विधायिका है, ठीक है। और अगर यही कमज़ोर है, अगर यही कमज़ोर है तो इसका काम क्या होता है विपक्ष का, अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध करे, और विरोध करने वाला जो विधायिका का पक्ष है वो ही कमज़ोर है, तो कार्यपालिका पे कंट्रोल प्रभावी रूप से स्थापित नहीं हो पाएगा। ये स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ऐसे बिंदु थे जिसको हमने डिस्कस किया कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण की वास्तविकता क्या है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग निष्कर्षता देखना चाहें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि संविधान में तो हमें लगता है कि विधायिका कार्यपालिका को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करती है, लेकिन सूक्ष्म अवलोकन करने से हमें ये पता चलता है कि वास्तविकता कुछ और है, ठीक है। तो नियंत्रण जितना होना चाहिए उतना नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक सीखे और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर हमने आपको बताई हैं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने में कैपेबल हो जाओगे। तो आज लेक्चर यहीं तक, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।